नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं रीनू और शुरुआत करेंगे सबसे पहले न्यूज 18 के पास कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की एक लिस्ट है। एमपी से कांग्रेस संभावित उम्मीदवारों के जो नाम है वो आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल दमोह लोकसभा क्षेत्र से संभावित उम्मीदवार जया ठाकुर, जो कि पूर्व प्रदेश महामंत्री कांग्रेस कमेटी की हैं, उनका नाम सामने आ रहा। बैतूल हरदा हरसूद लोकसभा में संभावित उम्मीदवार रामू टेकाम हो सकते हैं। पूर्व लोकसभा चुनाव प्रत्याशी ये रह चुके हैं। तो देखिए, जो आपको नाम बता रहे हैं संभावित नाम, जो कि लिस्ट न्यूज 18 आपको बता रहा है, और हो सकता है कि जल्दी इस पर कांग्रेस मुहर भी लगा दे। और ठीक इसी तरीके से सागर लोकसभा सीट की बात करेंगे, जहां से संभावित उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह का नाम सामने आ रहा है। और छिंदवाड़ा, जो कि कमलनाथ का गढ़ कही जाती, यहां से संभावित उम्मीदवार नकुल नाथ सामने आया है नाम। और सीधी लोकसभा सीट की बात करेंगे तो यहां पर कमलेश्वर पटेल का नाम सामने आ रहा है और जल्दी इस पर मुहर भी लगती हुई नजर आने वाली, क्योंकि न्यूज 18 ने जब जब संभावित सूची का जिक्र किया है और वह पुख्ता साबित हुई है। और कुछ देर पहले ही न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया था, जो संभावित नाम है वो जल्द तय होते हुए, पुख्ता होते हुए आपको नजर आएंगे। संभावित उम्मीदवारों की सूची आ चुकी है और इस पर मुहर लगना अभी बाकी है। अगर बात करें नर्मदापुरम की, तो नर्मदापुरम में नरसिंहपुर लोकसभा क्षेत्र से संभावित उम्मीदवार संजय शर्मा हो सकते हैं। तो संभावित उम्मीदवारों के नाम भी साथ साथ चल रहे हैं। शहडोल की अगर बात करें तो शहडोल लोकसभा में संभावित उम्मीदवार फुंदेलाल सिंह मार्के हो सकते हैं। मंडला लोकसभा में संभावित उम्मीदवार नारायण सिंह पट्टा को बनाया जा सकता है। तो लोकसभा के चुनाव और इसके कैंडिडेट्स के चयन को लेकर पार्टी लगातार अब बैठकों और मंथनों के दौर से गुजर रही है। और अभी संभावित उम्मीदवारों के नाम छत्तीसगढ़ के सामने आए थे और अब मध्य प्रदेश के भी संभावित उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, और अब बात करेंगे बालाघाट लोकसभा सीट की, जहां पर संभावित उम्मीदवार हिना कावरे का नाम आया है। विदिशा रायसेन लोकसभा सीट में अनुमा आचार्य रिटायर्ड विंग कमांडर हैं, जिनका नाम सामने आ रहा है। और दतिया भिंड की बात, जहां पर संभावित उम्मीदवारों के नाम फूल सिंह बरैया, और ठीक इसी तरीके से रतलाम झाबुआ का जिक्र, यहां पर कांतिलाल भूरिया को, जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं, इनको टिकट मिलना तय माना जा रहा है। ये संभावित उम्मीदवार हैं जिन्हें कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक पुष्टि किए जाने के बाद घोषित किया जाएगा। देवास से शाजापुर लोकसभा संभावित उम्मीदवार की यदि बात करें तो यहां से सज्जन सिंह वर्मा का नाम चर्चा में चल रहा है, जबकि राजगढ़ लोकसभा से संभावित उम्मीदवार के तौर पर चंदर सिंह सोंधिया का नाम चर्चा में है। खंडवा की बात करें तो यहां से संभावित उम्मीदवार के तौर पर अरुण यादव चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। और अब बात करेंगे महाकाल की नगरी उज्जैन की, जहां पर लोकसभा उम्मीदवार महेश परमार बनाए जा सकते हैं। ठीक ग्वालियर चंबल अंचल की बात होगी। लोकसभा सीट पर यहां से संभावित जो उम्मीदवार हैं प्रवीण पाठक, जो कि पूर्व एमएलए रह चुके हैं, इनका नाम सामने आया है। और गुना लोकसभा में वीरेंद्र रघुवंशी, ये भी पूर्व एमएलए रह चुके हैं, इनका नाम सामने आया है। भोपाल बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। पिछली बार यहां से दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में थे कांग्रेस की तरफ से, और इस बार श्याम सुंदर श्रीवास्तव रिटायर्ड आर्मी अधिकारी हैं, राष्ट्रवादी समीकरण लेकर चलते हैं। और सबसे खास बात यह कि जो समीकरण के आधार पर काम करने की तैयारी कर रहा है, उसका नाम सामने लेकर आए हैं। इंदौर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है इंदौर भी, और यहां से जीतू पटवारी आते हैं, पीसीसी चीफ है, इनका नाम सामने आया है। खजुराहो लोकसभा से संभावित उम्मीदवार का अगर जिक्र करें तो सपा का उम्मीदवार यहां से होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कर सकती है। तो अब तक जो चर्चा है, जो नाम तय है, वो यहां पर समाजवादी पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा हो सकता है। बहरहाल धार लोकसभा के संभावित उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह बघेल होंगे, जबकि टीकमगढ़ लोकसभा से संभावित उम्मीदवार एनपी प्रजापति, जो कि पूर्व मंत्री गोरेगांव नरसिंहपुर से हैं। और जबलपुर लोकसभा की अगर बात करें तो संभावित उम्मीदवार के तौर पर यहां सौरभ नाटी शर्मा को मैदान में उतारा जा सकता है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी ममता लांजेवार इस वक्त मौजूद हैं, अशरफ काजमी दिल्ली से मौजूद हैं, शैलेंद्र भदौरिया भी हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। और अभी अशरफ आपके पास आते हैं, पहले दिल्ली से क्या इनपुट मिल रहे हैं मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस पार्टी के?
देखिए, आज यहाँ पर मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग चल रही है, तो उसके बाद फिर ये मध्य प्रदेश के जो संभावित उम्मीदवार हैं उनको लेकर लंबी प्रक्रिया चल रही है। हालांकि जो बड़े नेता हैं वो अभी राहुल गांधी की जो रैली है उसी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा उसमें व्यस्त है, लेकिन जो अभी भी जो बैकग्राउंड में है वो काम चल रहा है। तमाम बड़े नेता हैं, चाहे वो कमलनाथ हो, जीतू पटवारी हो या उमंग सिंगार हो, जितने बड़े नेता हैं जो जिम्मेदार हैं वो सब इसी काम में लगे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी ने मध्य प्रदेश से 24 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब सिर्फ कांग्रेस के पास ये बहुत रास्ता साफ है कि उनको किस उम्मीदवार को कहां उतारना है, और क्योंकि उनके सामने स्थिति बिल्कुल साफ है। उनके विपक्ष में किस सीट पर कौन खड़ा है ये वो पहले से जानते हैं, बस उनकी कमियों को और अच्छाइयों को उन्होंने जानना है, उस पर चर्चा करनी है। क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट है, छिंदवाड़ा, जो कमलनाथ का गढ़ है, और इसी वजह से बीजेपी ने भी कमलनाथ की सीट पर छिंदवाड़ा से कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। हालांकि वहां पर उन्होंने सब कुछ तय कर रखा है, लेकिन एक रणनीतिक तौर पर उसे होल्ड पर रखा गया है। अब कांग्रेस के पास जो है पूरा मैदान है एक तरह से, वो किस उम्मीदवार को कहां उतारेगी उनके पास बिल्कुल स्थिति साफ है कमोबेश, क्योंकि 24 सीटों पर, या ये कहा जाए कि करीब करीब 25, क्योंकि एक कमलनाथ की भी सीट है जहां से उनके बेटे नकुलनाथ चुनाव लड़ेंगे छिंदवाड़ा से, तो 25 सीटों पर बहुत स्थिति साफ है कि कौन और किस जगह से चुनाव लड़ेगा। लेकिन वो सिर्फ समय का इंतजार कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कमेटी उनकी पूरी हो जाए और फिर केंद्रीय चुनाव समिति में जो स्क्रीनिंग कमेटी अपने नाम तय करे उसको भेज दे, उसके बाद कांग्रेस से जो है अपने पत्ते खोलेगी। जी आशीष। जी बिल्कुल। लेकिन शैलेंद्र, एक बात यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ी सी ये सहूलियत वाली कहीं हो सकती है, या फिर कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा मुसीबत होगी, क्योंकि बीजेपी ने तो अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। कांग्रेस पार्टी को ये सहूलियत ज्यादा होगी या यहां पर मुसीबत ज्यादा होगी कि अब इनकी टक्कर का नेता कहां से लाएं? देखिए, टक्कर की बात नहीं है। देखिए, जो मध्य प्रदेश में लगातार जो नेता काम कर रहे हैं उन्हीं में से आपको मैदान में उतारना है, और खासकर देखिए जो स्थितियां हुई हैं विधानसभा चुनाव में, उसके बाद ये आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि जो लोकल का नेता होगा उसी को उस मैदान में उतारा जाएगा। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने 24 प्रत्याशी घोषित कर दिए, और जिस बात का अशरफ भी बात कर रहे थे कि अब कांग्रेस के सामने खुल के सारी चीजें हैं कि आखिर कौन प्रत्याशी कहां से और उस हिसाब से किसको कहां पर उतारा जाए। और देखिए, जो अभी संभावित सूची आई है उसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी कांग्रेस जो है वो अपने विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा मैदान में उतारने की बात हो रही है। देखिए, पीसीसी चीफ को इंदौर से उतारने की बात हो रही है, देवास से सज्जन सिंह वर्मा का नाम सामने आया, कांतिलाल भूरिया को रतलाम से की बात हो रही है, डॉक्टर गोविंद सिंह को मुरैना से उतारने की बात हो रही है, जो संभावित चेहरे हैं। प्रवीण पाठक जो विधायक रहे हैं उनको ग्वालियर से उतारने की बात हो रही है। वीरेंद्र रघुवंशी जो बीजेपी की तरफ से विधायक थे, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ आए थे, कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था, लेकिन इस बार उम्मीद है कि लोकसभा में उनको गुना सीट से उतारा जाए। तो ये तमाम जो नाम है, चाहे हिना कांवरे का हो, बाला बच्चन का हो, समंदर सिंह पटेल का हो, ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ चुके हैं, कोई मंत्री भी रह चुके हैं, कुछ लोग सांसद भी रह चुके हैं। अरुण यादव का भी नाम सामने आ रहा है। तो ये अब देखिए, बीजेपी ने अपने टिकट ऐलान कर दिया है, ऐसे में कांग्रेस के सामने अब कोई पसोपेश की स्थिति नहीं है। कांग्रेस एकदम क्लियर क्रिस्टल तौर पर देख पा रही है कि कौन आदमी कहां पर खड़ा हुआ है और उस हिसाब से किस कैंडिडेट को उतारना है। तो ऐसे में मुझे लगता है कांग्रेस को ये आसान होगा कि वो किस कैंडिडेट को कहां उतारे, इसका फैसला करना। देखिए, लगातार बैठकें जो है वो चल रही थी कि मध्य प्रदेश में फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, और ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि लेकिन सब कुछ चर्चाएं जरूर चल रही है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा जब मध्य प्रदेश के पार हो जाएगी, यानी 6 तारीख के बाद जो है वो मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों का ऐलान किया सकता है। तो तमाम जो नेता हैं, कोई नया चेहरा नहीं है, ये वही चेहरे हैं जो पहले कांग्रेस की तरफ से चुनाव मैदान में उतरते रहे। उन्हीं चेहरों पर एक बार फिर कांग्रेस जो है मैदान में दाव लगा सकती है। तो कांग्रेस के सामने स्थितियां सारी स्पष्ट है, अब देखना होगा किस प्रत्याशी को कहां से उतारती है। लेकिन ये इतना साफ है कि जो मजबूत किले हैं उन पर जरूर मंथन करने की आवश्यकता है, कि चाहे वह भिंड मुरैना की बात हो, या फिर भोपाल की बात हो, रतलाम की बात हो, इंदौर की बात हो, ये वो इलाके हैं जो लगातार बीजेपी इन इलाकों में जीतती रही है। तो इन इलाकों में बहुत मायने रखते हैं इलाके, वाकई में कम से कम शैलेंद्र, 5 और से 7 सीटें बहुत गुणा गणित लगाकर कांग्रेस उम्मीदवार तय किए जाने की बात कांग्रेस लगातार करती आ रही है, और जो संभावित सूची न्यूज 18 दिखा रहा है, हो सकता है इस पर जल्दी मुहर भी लग जाए। लेकिन बात वही है कि पहले बीजेपी हर चीज में आगे निकल जाती है और उसके बाद कांग्रेस देखती है कि कहां पर क्या सेटिंग करनी है, और उसके बाद पिछले कई चुनावों से हम देख पा रहे हैं कि प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। आगे कांग्रेस की लिस्ट जारी हो जाए ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। सीधे ममता का रुख करेंगे। ममता, अब ये क्या पहले इंतजार होता है कि बीजेपी जब अपने पत्ते खोल देगी
उनको कौन टक्कर दे सकता है, इस आधार पर भी उम्मीदवार तय किए जाते हैं कांग्रेस के। देखिए, इस समय का जो लोकसभा चुनाव है वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो तमाम जो देश भर में जो परिस्थितियां हुई है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो मनोवैज्ञानिक दबाव में है और जाहिर तौर पर यही वजह है कि कांग्रेस इंतजार कर रही थी कि बीजेपी जो है वो किन प्रत्याशियों को मैदान पे उतारती है, कितने अपने सांसदों के टिकट जो है वो छत्तीसगढ़ से काटती है। कांग्रेस लगातार ये मुद्दे जो है चुनौती भी देती रही है बीजेपी को कि अगर तमाम सांसद जो है जो जीते हुए सांसद हैं पिछली बार के, अगर उन्होंने सब कुछ अच्छा काम किया है तो उनकी सीट जो है उनकी जो टिकट है वो ना काट के दिखाए बीजेपी, ये चीज़ें रही। लेकिन अगर हम बात करें तो अब चूंकि नाम सामने कर दिए हैं, पूरे 11 प्रत्याशी बीजेपी ने उतार दिए हैं, तो अब कांग्रेस को एक मौका ये मिल गया है कांग्रेस का कि किस समीकरण जो है उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह से जो प्रत्याशी हैं उनके मुकाबले जो है वो अपना प्रत्याशी किस तरह से उतारा जाए। अगर देखा जाए तो लोकसभा को लेकर कांग्रेस जो है इस बार जो है बीजेपी का ही रास्ता देख रही थी कि प्रत्याशी वो कौन से उतारते हैं और उसके बाद वो अपने प्रत्याशी तय करेंगे। लेकिन एक बात और है, इस बार जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद से जो लोग पहले से लोकसभा की तैयारी करते हैं उन्होंने भी पैर पीछे खींच लिए थे और तमाम जो मुद्दे थे उसको देखते हुए अगर हम बात करें तो राम मंदिर का जो मुद्दा है एक बड़ा मुद्दा रहा है और कहीं ना कहीं उसका दबाव भी जो है मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ा है कांग्रेस पे, ये जो है वो जो विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं। तो ऐसे में जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक यहाँ पर हुई थी तो इस बात को लेकर भी तंज कसा गया था कि जितने भी हारे हुए जो मंत्री हैं उन्हें क्यों नहीं लड़ाया जाता लोकसभा। एक चीज़ होती है कि चुनाव जो है वो चाहे कितनी भी बात कही जाए लेकिन चुनाव के अपने खर्चे होते हैं, तो इसको लेकर भी कहा जा रहा था कि वो लोग चूँकि मजबूत स्थिति में हैं तो उनको उतारा जाए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो लोग तैयारी कर रहे थे उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए थे विधानसभा के नतीजों को देखते हुए। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस जो है जो संभावित नाम जो गए हैं उन्हीं पर दाव लगाती है या फिर एन वक्त पे और कोई जो समय बहुत ज्यादा अभी रह नहीं गया है, लेकिन अब पार्टीज को देखना होगा कि वो किसके सामने अपना कैंडिडेट उतारे। क्योंकि एक तरफ जो सत्ताधारी दल है या जो भी कहा जा सकता है जो सबसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक बढ़त लेकर चल रहा दल है वो बीजेपी है और अभी कांग्रेस पार्टी अपने मंथन में लगी हुई है और बहुत जल्द यहाँ पर फैसला होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, और साथ ही 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। कुछ ही देर पहले तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से देश को अपना परिवार बताया तो बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार नाम से कैंपेन शुरू कर दिया। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स के अकाउंट प्रोफाइल को अपडेट किया है और यहां नाम के साथ मोदी का परिवार ऐसा लिखा हुआ है। और इसके बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस कैंपेन में शामिल हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, अनिल बलूनी, पुष्कर धामी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को अपडेट किया कि वो हिंदू नहीं है। अरे भाई, सिंडी गठबंधन के लिए कोई भी हिंदू नहीं है। उनके लिए जानते क्या हिंदू नहीं है? हिंदू अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, सवर्ण है, उत्तर भारतीय है, दक्षिण भारतीय है, वो कन्नड़ है, वो तमिल है, वो तेलुगु है, वो मराठी है, वो पंजाबी है, वो बंगाली है और वो हिंदी है, पर हिंदू नहीं है। क्योंकि आपको टुकड़े में ही देखना है, आपकी नजर ही वो टुकड़े वाली है। क्योंकि देश के टुकड़े टुकड़े करके एक परिवार ने एक जमाने में सत्ता पाई और आज एक नारा लगा के भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ खड़े वह गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं कि किसी एक टुकड़े के ऊपर मुझे हुकूमत करने को मिल जाए। परंतु मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के प्रति जो ये व्यक्तिगत अपमान किया है, जनता जनार्दन हम कहते हैं ना, जनता जनार्दन के भाव से शिशुपाल की तरह एक एक गाली गिन रही है। और निश्चित रूप से जैसे भगवान ने उचित समय पर उचित प्रत्युत्तर दिया था, तो ये इनके अहम मान्यता का जो शीश, राजनीतिक शीश है, इसका प्रत्युत्तर जनता जनार्दन देगी। और वो भाव आज देश के सब लोगों के मन में, जन जन के मन में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के मन में, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के मन में आक्रोश के साथ परंतु समाज के प्रति निष्ठा के साथ उभर कर सामने आया है। इसलिए स्वतः ही स्फूर्त ढंग से
यानी सेल्फ इंस्पायर्ड होकर भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने आज सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर जो अपना प्रोफाइल लोगो है उसमें मोदी का परिवार शब्द, मोदी का परिवार शब्द ऐड कर लिया है। स्वतः स्फूर्त और उस भाव से प्रेरित होकर जो मोदी जी ने अपने जीवन के शुरुआत से लेकर मुख्यमंत्री बनने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक किया है। आप चाहें तो इस विषय को वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और समस्त वरिष्ठ नेताओं के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यह बात स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है। मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, हम वो हैं जो देश के लिए सब कुछ समर्पित करने को तैयार होते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने का और भारत को जगत गुरु के पद तक ले जाने का, अमृतकाल का। मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, ये लोग जो आज परिवार की बात करते हैं, ये मैं आप सबके सुलभ संज्ञान के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का ये सोशल मीडिया का प्रोफाइल दिखा रहा हूं। जो कैमरामैन लोग हैं ये दिख रहा है, ये कैमरा फोकस कर सकते हैं इस पे। हो गया? देखिए ये परिवार का भाव हमारा इससे प्रेरित है। तो आप सुन रहे थे, यहां पर बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है।